आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एंट्रोपी के बारे में। तो सबसे पहली बात, ये एंट्रोपी होता क्या है। तो एंट्रोपी जो होता है किसी भी सिस्टम का डिसऑर्डरनेस को बताता है कि कितना ये अव्यवस्थित है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैं अगर टेम्परेचर का बढ़ाते जाता हूँ किसी सिस्टम की, तो उसका एंट्रोपी जो है धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर लें तो सपोज़ हमारे पास कोई कंटेनर है, कंटेनर में कोई अगर गैस रखी हुई है, तो गैस किससे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। अब इसको अगर मैं टेम्परेचर कर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा, इसका जो रैंडम मोशन जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। तो आप पहले की अपेक्षा अब जैसे देख रहे हैं तो इसमें डिसऑर्डरनेस जो है मॉलिक्यूल का वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें रैंडम मोशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं एंट्रोपी से। ठीक है, एंट्रोपी कैलकुलेशन पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, जो सेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो बेसिक के लिए जो हमारा जो लेक्चर रहेगा वो बीएससी के लिए हम बाद में लॉन्च करेंगे। ठीक है, अभी केवल सीजी सेट के पर्पस से हम पढ़ रहे हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लेके, और साथ ही साथ उसके जो फॉर्मूले हैं उसको हम करते जा रहे हैं। क्लियर है क्या? चलिए देखते हैं एंट्रोपी। तो एंट्रोपी इज़ नथिंग बट, एंट्रोपी इज़ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, डिसऑर्डरनेस of the system। ओके, चलिए अब देखिए, जैसे सपोज डी क्यू एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम एट टेम्परेचर टी। अगर आप टेम्परेचर टी में कोई सिस्टम रखा हुआ है, उसको आप क्या दे रहे हो, डेल क्यू एनर्जी दे रहे हो, देन इट्स एंट्रोपी डी एस इज इक्वल्स टू होता है आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर डी क्यू अपॉन कितना होता है, टी। ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या? चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा फार्मूले से कि जैसे जैसे मैं टी को बढ़ाऊँ वैसे वैसे क्या होना चाहिए, एस जो है क्या होना चाहिए, डी एस जो है या एंट्रोपी जो है वो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर मैं टी को अगर बढ़ाते जाऊँगा तो ये घटना चाहिए, और टी को अगर कम करते जाऊँ तो ये बढ़ना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे एंट्रोपी की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो डेल क्यू हीट जो है ये भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये जो टी जो है इसका अगर वैल्यू को अगर मैं घटा दूं तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगा, हमारा घट जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है, ये जो एंट्रोपी क्या होता है, आपका स्टेट फंक्शन होता है। एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है ना। तो विच डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो अगर मैं डेल्टा एस की अगर मैं बात करूं तो इसको कैसे लिखूंगा, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल लिखूंगा। क्लियर है क्या? अब अगर मैं किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए करता हूँ, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर मैं बात करूं तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होता है। तो एस एफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आपका ऐसा ही हो जाएगा। तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाता है, जो एंट्रोपी का जो वैल्यू है वो कितना हो जाता है, दैट इज नथिंग बट डेल्टा एस इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस किसको कहते हैं, जिसमें ना तो हीट हम दे सकते हैं और ना ही हीट हम ले सकते हैं। ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड होता है। ठीक है, या जो भी सिस्टम जो है एडियाबेटिक प्रोसेस जिसमें हो रहा है वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड होता है, या बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होता है। क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि हम देख चुके हैं इसका जो स्लोप जो मिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा स्लोप मिल रहा था इसमें। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आपका डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा।
जाएगा, अगर डी क्यू इक्वल टू जीरो है तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज डी एस इज टू जीरो एंड एस इज टू कॉन्स्टेंट। ठीक है क्या, एंट्रोपी कितना हो जाएगा इस केस में, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो। एडियाबेटिक केस के लिए क्या हो जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी जीरो, दैट मीन्स एंट्रोपी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। एंट्रोपी क्या हो जाएगा इस केस के लिए, आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या। चलिए आगे देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जो यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है ना, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, है ना। द एंट्रोपी ऑफ द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ओके, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है, लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, बट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है आपका, रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस जो है दैट इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे आप क्या निकाले हो, यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज हो रही है, तो चेंज इन एंट्रोपी जो है वो क्या होगा, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। ये कुछ इस प्रकार से, और दोनों को अगर मिला के हम लिखें फ्रॉम वन एंड टू, है ना, ये वन हो गया, ये दूसरा हो गया, सो फ्रॉम वन एंड टू, तो डेल्टा एस जो होता है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। ये आप सेकंड लॉ में याद रखेंगे, है ना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या याद रखेंगे, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, दैट इज डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो, एंड बट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है आपका, डेल्टा एस इज टू जीरो होता है, तो दोनों को मिला के जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी। कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी हम देखेंगे अब। ठीक है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। चलिए कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी, तो पहला अपन देख लेते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, दैट इज डी एस इज टू कितना होता है आपका, डी क्यू अपॉन टी होता है। डी एस कितना होता है, दैट इज नथिंग बट योर डी क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, अब ये जो डी क्यू हमारा जो होता है, दैट इज डी क्यू इज डी यू प्लस, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपको पता है, क्या पता है, डी यू प्लस कितना होता है, डी डब्ल्यू होता है। तो ये जो डी यू जो होता है इसको मैं सी वी डी टी के फॉर्म में आप लोग को बताया था, है ना। तो ये क्या होता है आपका, सी वी इज गोज टू दैट इज डेल यू अपॉन कितना होता है, डेल टी होता है, और ये 1 अपॉन एन होता है। तो ये कितना आ जाता है, डेट इज डी यू इक्वल्स टू एन सी वी डी टी हो जाता है। ये कितना हो जाता है, एन सी वी डी टी हो जाता है। और डी डब्ल्यू क्या होता है, डी डब्ल्यू को तो आप जानते ही हो, पी डी वी के बराबर होता है। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका, एन सी वी डी टी और प्लस कितना हो जाएगा आपका, पी डी वी हो जाएगा। ये क्या है आपका, दैट इज नथिंग बट योर डी क्यू। अब इसको उसमें पुट कर देते हैं, तो डी एस इज गोज टू कितना हो जाएगा, देन अगेन ये कितना हो जाएगा, एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी अपॉन कितना हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा। देन फाइनली अगर देखें तो एन सी वी ये कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन टी हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका पी अपॉन टी और डी वी। ये देखिए ये डी वी है और ये पी बाई टी है, तो इसके लिए एक्सचेंज करना पड़ेगा। दैट इज पी वी इज गोज टू कितना होगा आपका, एन आर टी। देन पी अपॉन टी का यहाँ पे वैल्यू हम निकाल लेते हैं, एन आर अपॉन कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, एन सी वी, और ये कितना हो जाएगा आपका डी टी अपॉन टी प्लस पी अपॉन टी, ये कितना है, एन आर अपॉन कितना है, वी है, दैट इज डी वी। तो ये कितना है आपका, डी एस है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब हमको क्या निकालना है, एस निकालना है। तो कहाँ से कहाँ करेंगे इसको, दैट इज़ एन सी वी, और इसको मैं T1 से T2 तक कर देता हूँ, दैट इज़ डी टी अपॉन टी, और इसका वॉल्यूम भी इसका कर देते हैं, वॉल्यूम को भी V1 से V2 तक। ये कितना हो गया आपका, डी वी हो गया। इसको करूँगा तो एल एन ऑफ T2 अपॉन T1 आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा आपका। ठीक है क्या, दैट इज़ एस इज कोज टू कितना हो जाएगा आपका, क्या था सामने, एन सी वी, और ये कितना हो जाएगा एल एन, और कहाँ से कहाँ तक, दैट इज़ T1 टू T2 तक। और नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका,
दैट इज़ नथिंग बट एन आर, है ना, दैट इज़ प्लस एन आर, और ये क्या है आपका एल एन वी, और ये V1 से कहाँ तक V2 तक। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा एन सी वी एल एन दैट इज़ T2 अपॉन T1, और ये कितना हो जाएगा एन आर एल एन V2 अपॉन V1, है ना। तो ये एल एन एक्चुअली क्या होता है, लॉग होता है आपका, है ना, आप लोग को पता है पहले से, बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये कुछ इस प्रकार से क्लियर है क्या। तो ये आपको क्या मिल गया, एंट्रोपी मिल गया इन टर्म्स ऑफ टी एंड वी, इन टर्म्स ऑफ क्या मिल गया, टी एंड वी। चलिए दूसरा देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ पी एंड टी, पी और टी के टर्म्स में देख लेते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे, डी क्यू अपॉन टी, ठीक है क्या। चलिए अब देखते हैं, मैं थोड़ा फास्ट करूँगा अब, है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करूँगा। दैट इज़ डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस ये कितना हो जाएगा आपका पी डी वी हो जाएगा, और ये कितना होता है आपका एन सी वी डी टी प्लस कितना होता है आपका पी डी वी होता है, दैट इज़ नथिंग बट योर डी क्यू, ओके। चलिए आगे देखते हैं, इसमें आगे क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज़ नथिंग बट डी एस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, है ना, इन टर्म्स ऑफ पी एंड टी देख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ क्या देख रहे हैं, पी एंड टी देख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू और रखना पड़ेगा हमको। तो ये क्या होता है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है, पी वी इक्वल्स टू कितना होता है आपका एन आर टी होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ पी डी वी प्लस वी डी पी दैट इज इक्वल्स टू एन आर डी टी। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, क्लियर है क्या, डिफ्रेंशिएट किए वो क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर से हमको किसका वैल्यू चाहिए, पी डी वी का चाहिए। तो पी डी वी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर एन आर डी टी माइनस कितना हो जाएगा वी डी पी हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, अब इसको हम ले जाके टू में रख देते हैं, फ्रॉम टू। तो ये कितना हो जाएगा, डी क्यू जो है देखिए, डी क्यू कितना हो जाएगा आपका एन सी वी डी टी हो जाएगा, और ये पी डी वी का वैल्यू कितना है एन आर डी टी माइनस वी डी पी हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको ले जाके हम कहाँ रख देते हैं, फ्रॉम वन, सो फ्रॉम वन कितना हो जाएगा फ्रॉम वन से बताइए, तो ये हो जाएगा आपका डी एस इज इक्वल्स टू, हाँ कितना हो जाएगा डी क्यू कितना है एन सी वी डी टी, और देखिए डी टी दोनों में दिख रहा है ना। चलो एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम काम करेंगे इसको। तो ये कितना हो जाएगा माइनस वी डी पी हो जाएगा, और नीचे सब के बटे में कितना हो जाएगा टी आ जाएगा। अब देखिए आगे, ये देखिए यहाँ पे एन सी वी है ना, एन को कॉमन कर दिया, और ये सी वी है, और यहाँ पे आर है ना, और डी टी इधर कॉमन हो गया। इन दोनों में से मैं एन और डी टी को मैंने कॉमन कर दिया, तो ये कुछ इस प्रकार से बचा, माइनस कितना हो जाएगा आपका वी डी पी अपॉन कितना हो जाएगा टी हो जाएगा। तो ये फाइनल देखेंगे तो एन ये कितना हो जाएगा सी वी प्लस आर कितना होता है आपका सी पी होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका सी पी डी टी माइनस वी डी पी अपॉन कितना हो जाएगा टी हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, दैट इज़ एन सी पी डी टी अपॉन कितना हो जाएगा टी हो जाएगा, और माइनस वी अपॉन टी इंटू डी पी हो जाएगा, और ये कितना है हमारा डी एस है। अब आगे देखते हैं, वहाँ पे एक्सचेंज करना पड़ेगा हमको, दैट इज़ पी वी इक्वल्स टू कितना होता है एन आर टी होता है, वहाँ पे क्या दिया है वी अपॉन टी दिया हुआ है, तो ये एन आर अपॉन कितना हो जाएगा पी हो जाएगा। तो उसको रख दीजिए, दैट इज़ डी एस इक्वल्स टू कितना है आपका, दैट इज़ एन सी पी डी टी अपॉन टी, एन सी पी डी टी अपॉन टी, और प्लस कितना है हमारा, दैट इज़ नथिंग बट माइनस टी, है ना, माइनस है, माइनस वी अपॉन टी डी पी, माइनस वी अपॉन टी का वैल्यू कितना है आपका, दैट इज़ एन आर अपॉन पी, और ये कितना है आपका डी पी है। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, दैट इज़ इंटीग्रेशन एन सी पी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, दैट इज़ डी टी अपॉन टी, टी वन से टी टू तक, और माइनस एन आर, और ये डी पी अपॉन पी इंटीग्रेशन कहाँ से P1 से P2 तक। तो फाइनली अगर देखें तो एन सी पी एल एन टी टू अपॉन T1, और ये कितना हो जाएगा माइनस एन आर एल एन P2 अपॉन कितना हो जाएगा P1 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप एक्सप्रेस कर सकते हो एंट्रोपी को इस टर्म में, ठीक है क्या। आपको केवल ये पता होना चाहिए कि ये जो शुरू वाला जो है ना, ये शुरू वाला जो है इसको कैसे किए हैं, ये अगर पता रहेगा तो आपको सारी चीज़ें जो है आपसे हो जाएंगी। क्लियर है क्या, ठीक है। तो एक और आपको निकालना रहेगा, वो रहेगा आपको, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ वी एंड पी, है ना, नंबर 3, इन टर्म्स ऑफ पी एंड वी, तो इसको आप लोग निकालिएंगे, और अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोग से ये नहीं बना,
क्लियर है क्या? इसका फाइनल जो आएगा उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका फाइनल हमको मिलेगा दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एन सी पी ln ऑफ वी, और ये हो जाएगा आपका एन सी वी डी एल एन पी वी लिख रहा हूँ, इसका मतलब V1 अपॉन V2 आएगा यहाँ पे, और ये एल एन पी लिख रहा हूँ तो PT अपॉन कितना आएगा P1 आएगा। ये कुछ इस प्रकार से, क्लियर है क्या? चलिए, तो ये इसका आंसर जो है ये कुछ इस प्रकार से आएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नंबर 4 में अगर बात करूँ तो आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो इस केस में क्या होता है, आपका V जो है वो कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, आपका V कांस्टेंट होता है। तो dV इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। dV कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चलिए देखिए, हम जो dq लिखते हैं उसमें क्या आता है आपका, दैट इज du प्लस dw, और du कितना होता है, NCV dt होता है, और ये dw कितना होता है आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर PdV। तो यहाँ पे dV तो 0 हो गया, तो फाइनल क्या बचेगा, NCV dt बचेगा, दैट इज dq। अब इसको मैं ds में अगर रखूँ, ds इज टू कितना होता है, dq अपॉन t होता है। देन फाइनली कितना हो जाएगा, NCV dt अपॉन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर ds। चलिए अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, दैट इज़ ds दैट इज इक्वल्स टू NCV, और ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt अपॉन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, और s इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका NCV। या तो इसको ऐसे लिख सकते हो ln ऑफ t करके, या अगर आप यहाँ पे लिमिट दे रहे हो T1 टू T2 तो यहाँ पे कितना पड़ेगा, T2 अपॉन कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो जितनी बार, अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम भूल रहे हैं, ये जैसे हम इंटीग्रेशन किए हैं, जितने बार भी इंटीग्रेशन किए हैं तो इंटीग्रेशन जब करते हैं तो उसमें कांस्टेंट भी लगता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट आप चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो, है ना, चाहो तो कांस्टेंट लगा सकते हो। इससे पहले वाले भी जो जितने भी किए हैं हम, वहाँ पर भी आप कांस्टेंट लगा सकते हो लास्ट में, क्योंकि इंटीग्रेशन हुआ है तो वहाँ पर कांस्टेंट लगाना रहता है, ठीक है क्या? चलिए ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज़ नथिंग बट योर नंबर 5, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, या आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर हमारा चेंज हो रहा है T से 2T तक, है ना, T से क्या हो रहा है आपका 2T अगर चेंज हो रहा है तो उसका एंट्रोपी में चेंज कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस है तो सीधी सी बात है, V आपका क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। आपको यहीं से ही स्टार्ट करना है, और क्या हो जाएगा आपका dV जो है वो कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करके आप इंटीग्रेशन के यहाँ पे क्या कर देंगे, दैट इज T1 टू 2T कर देंगे। T1 टू क्या कर देंगे, सॉरी T से T2 2T कर देंगे। T यहाँ पे T1 इक्वल टू T हो जाएगा, और T2 कितना हो जाएगा आपका 2T हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आंसर ला सकते हैं, दैट इज नथिंग बट 2। ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ 2 हो जाएगा, NCV ln ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है क्या? चलिए हाँ, आइसोबारिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है हमारा, आइसोबारिक प्रोसेस में P हमारा कांस्टेंट होता है। ये P क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। P का अगर कांस्टेंट है तो DP कितना हो जाएगा हमारा, DP ये कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। DP कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास एक इक्वेशन होता है, दैट इज PV इक्वल्स टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें जो हमारा PdV प्लस VdP ये अगर लेंगे दैट इज इक्वल्स टू nRDT, यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो 0 हो जाएगा। तो PdV इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे हम, nRDT लिखेंगे। क्या लिखेंगे, nRDT लिखेंगे। तो dQ हमारा जो होता है दैट इज du प्लस कितना होता है, dW होता है, और इसको हम क्या लिखते हैं, NCV dt लिखते हैं, और dW को क्या लिखते हैं, PdV लिखते हैं, जिसका वैल्यू कितना है यहाँ पे, दैट इज nRDT है। कितना है आपका, nRDT है। तो आप देखेंगे दोनों में dt आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर, दैट इज dQ इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, dQ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका n, और CV प्लस R जो है वो कॉमन हो जाएगा, और ये dt हो गया आपका। देन dQ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, NCP dt हो गया। कितना हो गया, NCP dt हो गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एंट्रोपी कैलकुलेशन कर सकते हो, दैट इज dt अपॉन कितना हो जाएगा, dQ अपॉन t हो जाएगा। देन NCP ये dt अपॉन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, और ये आपका ds है। देन s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ds हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू CP, और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक आपका, दैट इज T1 से
T2 तक। तो ये फाइनली आपको कितना मिल जाएगा, S इज टू NCP/ln T2 अपॉन T1। इज दैट क्लियर? तो ये जो है कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एंट्रोपी का कैलकुलेशन कर सकते हैं आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस की ओर। ठीक है क्या? नंबर कौन सा था ये? नंबर 5, नंबर 6। नंबर 6 आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आइसोथर्मल प्रोसेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा क्या होता है, ये जो हमारा टी भाई साहब है ये क्या हो जाता है आपका, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो dt जो है वो कितना हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा। dt कितना हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए अब हम जो इक्वेशन लिखते हैं दैट इज dq इक्वल्स टू कितना लिखते हैं, du प्लस dw लिखते हैं। और ये कितना होता है आपका NCV/dt होता है, और प्लस कितना होता है आपका PdV होता है। तो ये तो भैया हो गया 0। तो dq जो है डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, PdV के बराबर हो जाएगा। तो ds जब हम निकालेंगे तो dq अपॉन जब t रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज PdV अपॉन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। अब देखिए PV इक्वल्स टू कितना होता है आपका, nRT होता है। तो यहाँ से P अपॉन t का वैल्यू हमको निकालना रहेगा, दैट इज नथिंग बट योर nR अपॉन कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं ds की बात करूँ तो ds इक्वल्स टू P अपॉन t कितना हो जाएगा, दैट इज nR अपॉन V, और ये कितना हो जाएगा dV, देन nR इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, dV अपॉन कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। और ये इधर भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जो कि s के बराबर होगा। तो s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज V1 टू V2। तो ये कितना आएगा आपका nR ln V2 अपॉन कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम एंट्रोपी निकाल सकते हैं, किसके लिए, कौन से प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7 एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हमारा dq ही 0 हो जाता है। dq क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। ना ही हीट आप दे सकते हो और ना ही आप हीट क्या कर सकते हो, ले सकते हो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, dq 0 हो जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में आपका ds इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, dq अपॉन कितना t हो जाएगा, और आपका ds जो है आपका 0 हो गया। देन s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है क्या यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक भी आप इसको रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 8 अगर साइक्लिक प्रोसेस अगर दे दिया, साइक्लिक प्रोसेस के लिए तो हम अभी देखे ही हैं, साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम अभी देखे ही हैं। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है आपका, साइक्लिक प्रोसेस में आपका क्या होता है, दैट इज़ नथिंग बट योर डेल्टा S इक्वल्स टू 0, या बोल सकते हैं ds इक्वल्स टू 0। ठीक है क्या? साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है आपका, इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं, दैट्स वाई। और हाँ से ये जो एंट्रोपी जो होता है वो आपका स्टेट फंक्शन होता है जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होता है, इस वजह से क्या हो जाएगा आपका dl टू कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आइसोट्रोपिक प्रोसेस, दिस इज नंबर 9। आइसोट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। तो आइसोट्रोपिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सपोज हमारे पास ये दो कुछ इस प्रकार से हमारे पास वेजल है, ठीक है क्या? ठीक है, ये दो प्रकार के दो अलग अलग जो है सिस्टम है। सपोज एक का टेम्परेचर T1 है और दूसरे का टेम्परेचर जो है कितना है, T2 है। अब इन दोनों को कांटेक्ट में लाया जाता है और कांटेक्ट में हम कुछ इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर दिए सपोज, ठीक है। तो इसमें जो टेम्परेचर T2 है दैट इज सपोज T2 इज़ ग्रेटर दैन T1। T2 जो है क्या है आपका, ग्रेटर देन है T1 से। क्लियर है क्या? हाँ, ये सिस्टम सपोज A हो गया, ये सिस्टम कितना हो गया आपका, B हो गया, ठीक है। और सपोज इसका हीट जो है ना, सपोज इसके लिए जब हम एंट्रोपी निकालेंगे वो SA, इसके लिए SB, और हीट की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ QA, और ये क्या हो जाएगा आपका QB हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें T2 क्या है आपका, बड़ा है, तो हीट कहाँ से कहाँ तक फ्लो होगा, B से A की ओर फ्लो होगा। किधर फ्लो होगा, B से A की ओर फ्लो होगा, और तब तक होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर जो है सेम ना हो जाए। तो सपोज इन लोग का जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना है आपका, TF है,
ठीक है क्या, दोनों का फाइनल टेम्परेचर कितना है, TF है। तो हमारा जो TF जो होगा दैट इज TF इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 अपॉन कितना होगा, 2 होगा। ये TF जो है यही तो होगा, ठीक है। दोनों जो है क्या हो जाएंगे, फाइनली क्या हो जाएंगे, दोनों जो है सेम हो जाएंगे। तो सेम हो जाएगा, वैसे उस केस में क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 अपॉन 2, इन दोनों का जो एवरेज टेम्परेचर होगा वही क्या होगा, इन दोनों का फाइनल टेम्परेचर होगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो चलिए देखते हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए, है ना, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए। तो पहला अपन देखते हैं यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ए, तो ये कितना हो जाएगा, DSA दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, DQA अपॉन कितना होता है आपका T, और इसका टेम्परेचर कितना था आपका, T1 था। क्लियर है क्या, यहाँ पे केवल T रखते हैं, उसका टेम्परेचर देखेंगे, पहले T1 था, उसके बाद उसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाता है, TF हो जाता है, उसको देखेंगे। तो ये DQ जो है ये कितना हो जाएगा आपका NCV/dt, कितना हो जाएगा आपका NCV/dt, और ये नीचे कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर T। ठीक है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा NCV, और ये इंटीग्रेशन DT अपॉन T, ये कहाँ से कहाँ तक होगा आपका, T1 से कहाँ तक जा रहा है आपका, T फाइनल तक जा रहा है। हाँ, अब ये क्या हो रहा है आपका NCV ln कितना हो जाएगा, TF अपॉन कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा। TF अपॉन कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा। ऊपर में TF रहेगा, नीचे में T1 रहेगा, तो ln ऑफ TF अपॉन T1 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका DSA, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो DQA है जो है, DQA जो है ये क्या किया है, गेन किया है, ये हीट क्या किया है, गेन किया है। तो इस वजह से इसको हमने पॉजिटिव लिया, इस वजह से उसको हमने पॉजिटिव लिया। अब अगर मैं SB की अगर बात करूँ, है ना, DSB चेंज इन एंट्रोपी ऑफ B, ठीक है, सिस्टम बी के एंट्रोपी की चेंज की अगर हम बात करें तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, DSB जो है वो कितना हो जाएगा आपका, DQB अपॉन कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। लेकिन इस केस में ये जो DQB है वो निगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो हीट जो है वो क्या हुआ है, ये हीट क्या है, लॉस किया है ना। ये जो हमारा सिस्टम था वो इसने क्या किया है, हीट लॉस किया है, इस वजह से क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है क्या, चलिए अब ये आगे कितना हो जाएगा आपका, माइनस फिर से NCV/dt अपॉन कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। और इधर हम SB अगर निकालें तो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज़ T2 कितना हो जाएगा आपका, TF हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ तो फिर से कितना हो जाएगा, दैट इज़ NCV इंटीग्रेशन DT अपॉन T हो जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक, T2 से TF तक। और ये कितना हो जाएगा NCV ln, ये कितना हो जाएगा आपका TF अपॉन कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा। ठीक है क्या, और ये निगेटिव साइन है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका SB मिल गया। अब अगर मैं चेंज इन एंट्रोपी की बात करूं, है ना, चेंज इन एंट्रोपी बेसिकली हमको क्या, हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, हम एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब दो हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, इन सिस्टम को हमने ऐड कर दिया, तो जो कि डिफरेंट टेम्परेचर में रखे हुए हैं ना, इन दोनों का टेम्परेचर जो है क्या है आपका डिफरेंट है, इन दोनों को हमने जब ऐड कर दिया तो फाइनल टेम्परेचर हमको ये मिल गया। तो इन दोनों के एंट्रोपी में क्या चेंजेस होगा, है ना, ओवरऑल चेंजेस कितना होगा एंट्रोपी में, वो हमको निकालना है। तो चेंज इन एंट्रोपी जो डेल्टा एस है दैट इज नथिंग बट SB SA माइनस SB, ठीक है, SA माइनस कितना हो जाएगा, SB हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, SA का वैल्यू कितना था आपका NCV ln TF अपॉन कितना था T1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट इज़ NCV। और ये कितना था आपका ln, ये कितना था आपका ln, और ये भी कितना था TF अपॉन कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या, अब चलिए इन दोनों से हम क्या कर देते हैं, NCV कॉमन कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, दोनों जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा TF², और ये कितना हो जाएगा T1 T2 हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो डेल्टा एस कितना आ गया आपका, ये कुछ इस प्रकार से आपका आ गया। ठीक है क्या, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपका, क्या होता है ये LM प्लस LN जो है क्या होता है LM इंटू N, तो LM इंटू N, तो TF² और T1 T2 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा और आगे इसको सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि TF जो होता है हमारा, TF जो होता है दैट इज़ नथिंग बट, TF क्या है हमारा, दैट इज़ TF इज इक्वल टू T1 प्लस T2 अपॉन 2 होता है। चलिए अब इसको देख लेते हैं, NCV दैट इज़ ln
टी एफ का स्क्वायर मतलब T1 प्लस T2 इसका स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका 4, और इन सब का अपॉन कितना है T1 T2 है। ये कुछ इस प्रकार से क्लियर है क्या? क्लियर है। चलिए अब इसको और कर देख लेते हैं। NCV/LN, ये 4 जो है ये नीचे में आ जाएगा आपका, है ना। ये मतलब 1/, मैं इसको कितना कर सकता हूँ 4 कर सकता हूँ यहाँ पर से, ये ऐसा 1/4, और ये कितना हो जाएगा आपका T1 प्लस T2 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा T1 T2 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या? आगे देखते हैं इसमें, ये जो एस जो है NCV है ना, ये क्या है आपका LN है। तो LN का जैसे 1/4 दिया हुआ है इसमें, ये जैसे 1/4 दिया हुआ है इसमें, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर ला सकते हैं क्या? ठीक है क्या? कुछ इस प्रकार से, ओके ठीक है। हाँ, ये कितना हो जाएगा, ये 4 अंदर चला जाएगा, यहाँ पे डाल देते हैं इस 4 को, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका, दैट इज़ LN। ये कुछ इस प्रकार से बोल रहे हैं, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 T1 T2 हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या? अब चलिए इस 2 को अगर मैं बाहर करूं तो ये कुछ इस प्रकार से करेंगे, दैट इज़ LN, ये सब का 2 को हम बाहर कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका T1 T2 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, उसका स्क्वायर होना चाहिए तो ये 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर होना चाहिए तो कितना हो जाएगा T1 T2 हो जाएगा, अंडर रूट, ताकि स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाए आपका T1 T2 आ जाए। क्लियर है क्या? अब ये 2 जो है सामने आ जाएगा, तो 2CNV, और ये कितना हो जाएगा LN, तो T1 T2, और ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट T1 T2। ये कुछ इस प्रकार से आपको सॉल्व करना रहेगा। तो ये जो है डायरेक्ट पूछा गया है कई एग्ज़ाम में, ये पूछा गया है डायरेक्ट जो है, और ये पूछा गया है डायरेक्ट जो है, ठीक है क्या? तो चेंज इन एंट्रोपी जो है, ये कैलकुलेशन जो है चेंज इन एंट्रोपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बनता है आपका, सीट में हो चाहे नेट में हो चाहे गेट में हो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है, तो इस पर आप लोग जो है ध्यान देंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं कोलोमेट्रिक प्रोसेस की ओर। दिस इज नंबर 10। नंबर 10, कोलेमेट्रिक प्रोसेस। ठीक है, तो सपोज हमारे पास 2 सिस्टम है, दिस इज़ योर सिस्टम ए एंड दिस इज़ योर सिस्टम बी, और सपोज इसमें टेम्परेचर T1 है, इसमें टेम्परेचर T2 है, इसमें मास जो है मॉलिक्यूल का आपका M1 है, इसमें M2 है, और साथ ही साथ इसका हीट कैपेसिटी C1 है और इसका हीट कैपेसिटी कितना है C2 है। ये दोनों को कांटेक्ट में रखा गया है, ठीक है क्या? इससे पहले जो हम देखे थे वो क्या था आपका आइसोट्रॉपिक प्रोसेस था, है ना। आइसोट्रॉपिक प्रोसेस में क्या था आपका, केवल टेम्परेचर डिफरेंट था, और ये M जो लिए हैं ये दोनों जो है, और C जो है ये दोनों जो है आपका क्या था, इक्वल था उस केस में, तो उसको हमने आइसोट्रॉपिक कहा, ठीक है क्या। यहाँ पे क्या है आपका डिफरेंट है, तब क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इन दोनों को जब हम कांटेक्ट में रखेंगे, और यहाँ पे भी हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा T2 जो है वो क्या है, बड़ा है T1 से, T2 क्या है आपका, बड़ा है T1 से, ठीक है क्या। चलिए, तो इसमें हीट का कंडक्शन होगा, है ना। हीट क्या कहाँ से कहाँ जाएगा आपका, B से A की ओर जाएगा, कहाँ से कहाँ जाएगा आपका, B से A की ओर जाएगा। फिर क्या होगा, ये जो हीट का जो है, ये हीट जो ये पार्ट A जो है या सिस्टम A जो है, ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब गेन करेगा, हीट गेन करेगा, और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा आपका, हीट जो है लॉस होगा इसमें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा जो dQA जो होगा दैट इज इक्वल्स टू dQB होगा, है ना। दैट इज dQA इक्वल्स टू क्या होगा, जो चेंज इन हीट जो आएगा, है ना, यहाँ पे जो लॉस करेगा वही यहाँ पे गेन करेगा, ठीक है क्या। तो ये लेकिन डिफरेंट क्या होगा आपका, माइनस में होगा, क्योंकि ये लॉस करेगा। क्लियर है क्या? चलिए अब देखते हैं ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट M1C1 दैट इज़ DT1, ठीक है। M1C1 कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर DT1, है ना। या बोल सकते हैं इसको डेल्टा T1, चेंज कितना हुआ है ना, कितना चेंज हुआ है, इसको क्या लिख देंगे हम, दैट इज़ चेंज इन A, है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका M2C2, और ये डेल्टा TB, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये कितना हो जाएगा आपका M1C1, और ये कितना था पहले कितना था, दैट इज़ नथिंग बट T1 था, उसके बाद क्या हो गया, ये TF हो गया, और ये कितना है आपका माइनस M2C2, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये पहले कितना था बाद में कितना हो गया, TF हो गया, और पहले कितना था, ये T2 था, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या?
चलिए, अब ये जो टी एफ वाले हैं, हमको क्या करना है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है। अगर ये आइसोट्रॉपिक नहीं है तो उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। अगर सपोज अगर आइसोट्रॉपिक होता है तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, डायरेक्ट जो है आइसोट्रॉपिक रहता है तो आइसोट्रॉपिक अगर है तो डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं, आपका ये जो हमारा M1 और C1 जो है ये इक्वल है, तो टी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाता है आपका T1 प्लस T2 अपॉन कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये आइसोट्रॉपिक नहीं है, दोनों तरफ जो है सेम सिस्टम नहीं है, डिफरेंट टेम्परेचर में, है ना। ये सिस्टम अलग है और ये सिस्टम क्या है आपका अलग है। एक तरफ सपोज अगर मैं मान लूँ कि एक तरफ पानी है तो एक तरफ क्या है आपका दूध है, सपोज, है ना, एक तरफ दूध है एक तरफ क्या है पानी है, जो कि T1 टेम्परेचर में है, एक क्या है T2 टेम्परेचर में, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है क्या। और दोनों को क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है ना। एक तरफ दूध है एक तरफ पानी है आपका, और डिफरेंट टेम्परेचर में दोनों, और दोनों को क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। तो उस टाइप का केस है। तो यहाँ पे आपका TF कितना होगा, यहाँ पे आपका TF कितना होगा। आइसोट्रॉपिक वाले प्रोसेस में क्या था आपका कि एक तरफ पानी था आपका 30 डिग्री सेल्सियस पे और दूसरा कितने था आपका 50 डिग्री सेल्सियस में था, और दोनों को हमने मिला दिया था, ऐसा वाला एग्जाम्पल था। और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, एक तरफ आपका पानी है और दूसरी तरफ सपोज दूध है, जो कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में, और दोनों को मिलाया जा रहा है। दोनों की हीट कैपेसिटी क्या है, डिफरेंट है, और वहाँ पे जो मॉलिक्यूल का मास जो है वो क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ M1C1 TF, और उधर वाला TF को भी ले आ लो, तो ये कितना हो जाएगा M2C2 कितना हो जाएगा आपका TF, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, ये जो है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा MC1 T1, और ये कितना हो जाएगा M2C2 कितना हो जाएगा आपका T2 हो जाएगा। तो फाइनल अगर मैं TF की अगर मैं बात करूँ तो M1C1 प्लस M2C2 दैट इज इक्वल्स टू M1C1 T1 प्लस M2C2 T2, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। देन TF इज इक्वल्स टू आपका फाइनल हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट योर M1C1 T1, और ये कितना हो जाएगा आपका M2C2 T2 अपॉन कितना हो जाएगा आपका M1C1 प्लस M2C2। ये कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, फाइनल टेम्परेचर आप निकाल सकते हो। क्लियर है क्या, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी को देखिए, इसी को हम आइसोट्रॉपिक के केस में, फॉर आइसोट्रॉपिक, फॉर, चलिए इसको आइसोट्रॉपिक केस के लिए जो आता था वैसे ही आता है कि नहीं आता है देख लेते हैं। तो M1 और M2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सपोज ये M के बराबर है और C1 C2 जो है ये भी किसके बराबर है, C के बराबर है। तो यहाँ पर से अगर हम TF को अगर निकालें तो देखिए M1 C1 ये दो है, M1 C1 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा आपका MC के बराबर हो जाएगा, और M2 C2 भी MC के बराबर हो जाएगा। तो MC को मैंने कॉमन कर दिया और ये क्या बच गया T1 प्लस T2 बच गया, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये भी क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स MC हो जाएगा। तो ये MC आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा T1 प्लस T2 अपॉन कितना बचेगा 2 बचेगा। ये TF जो है ये कुछ इस प्रकार से देखिए, ये फाइनली आ गया आपका जो पहले हम निकालते थे। तो कुछ इस प्रकार से आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं किसमें, कॉलोमेट्रिक प्रोसेस में। और साथ ही साथ जो DQA जो है ना, जो DSA जैसे आपको निकालना है ना, DS क्या निकालना है आपका DSA, या आप बोल सकते हैं एंट्रोपी अगर आपको निकालना है तो DSA इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट ओवर MC1, हाँ, और ये कितना हो जाएगा आपका DT हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से DT, और अपॉन कितना हो जाएगा आपका T हो जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक है आपका M1C1, ये है आपका T1 से TF, तो दैट इज़ नथिंग बट योर T अपॉन कितना हो जाएगा T हो जाएगा। देन M1C1, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये पुराने जैसे ही है ना, इसको और करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये आपका क्या मिल जाएगा, SA मिल जाएगा, ठीक है क्या। आपको क्या मिल गया, SA मिल गया। ठीक वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज़ योर TF, ओके। हाँ, ये क्या मिल जाएगा, SB मिल जाएगा, दैट इज़ माइनस M2C2, और ये कितना हो जाएगा LNTF अपॉन कितना हो जाएगा T2 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। फिर चेंज इन, अगर आप एंट्रोपी निकालना चाहते हो तो चेंज इन एंट्रोपी भी आप निकाल सकते हो, दोनों क्या हो जाएंगे आपके प्लस हो जाएंगे, है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कॉलोमेट्रिक प्रोसेस में निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं और इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है आपका फ्री एक्सपांसन। नेक्स्ट क्या है आपका, फ्री एक्सपांसन। फ्री एक्सपांसन में क्या होता है, नंबर 11, फ्री एक्सपांसन,
ठीक है। तो चलिए देखिए, ये आपका कंटेनर है, कंटेनर में आधे पार्ट में आपका आइडियल गैस भरा हुआ है, आइडियल गैस भरा हुआ है, इधर पूरा खाली है, ठीक है। एक तरफ आइडियल गैस भरा हुआ है और दूसरी तरफ क्या है, कम्प्लीटली खाली है। अब इस सपोज ये मेम्ब्रेन यहाँ पे लगा हुआ है जो दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है। अब इस मेम्ब्रेन को अगर मैं हटा दूँ, है ना, सपोज इस मेम्ब्रेन को अगर मैं हटा दूँ तो क्या होगा, इसका फ्री एक्सपांशन होगा और एक्सपांशन होकर ये आके इधर कंप्लीट जो है इधर वाले एरिया में क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, ठीक है क्या। तो फ्री एक्सपांशन वाला जो केस होता है हमारा, जो फ्री एक्सपांशन जो होता है, इसमें हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है, T इज़ कांस्टेंट, टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। हमेशा क्या होता है, आपका टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है फ्री एक्सपांशन वाले केस में, ठीक है। तो T अगर आपका टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो रहा है तो फ्री एक्सपांशन को हम बोल सकते हैं, फ्री एक्सपांशन जो हमारा होता है ये होता है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होता है आपका, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है क्या। और एक बात और याद रखिएगा, जो फास्ट प्रोसेस होता है ना, या फिर इसी को हम स्लो प्रोसेस भी बोल सकते हैं। क्या प्रोसेस, आपका स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, ठीक है क्या। तो स्लो प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, आपका फ्री एक्सपांशन होता है, दैट इज नथिंग बट योर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जितने भी स्लो प्रोसेस रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है क्या। देन नेक्स्ट है आपका फास्ट प्रोसेस या फास्ट एक्सपांशन बोल सकते हैं। जैसे टायर आपका भस्ट हो गया, टायर अचानक से क्या हो जाएगा, भस्ट हो गया। सपोज आप हवा डाल रहे हैं साइकिल में और क्या हो गया, टायर अचानक से क्या हो गया, भस्ट हो गया। तो भस्ट हो गया तो ये जो है आपका कौन सा प्रोसेस होगा, एडिएबैटिक प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा आपका, एडिएबैटिक प्रोसेस होगा। क्लियर है क्या। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका फ्री एक्सपांशन और क्या हो जाएगा, फास्ट एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, और साथ ही साथ आपका फास्ट एक्सपांशन क्या हो जाएगा, आपका एडिएबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक। तो चलिए यहाँ पे अगर टी आपका कांस्टेंट है और यू जो है किसका फंक्शन होता है, आपका टी का फंक्शन होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा, दिस इज आल्सो योर कांस्टेंट। और ये कितना हो जाएगा, डी यू कितना हो जाएगा, आपका जीरो के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी यू जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आप जो है कैसे निकालेंगे एंट्रोपी को, तो चलिए देखिए। तो डी क्यू इक्वल टू कितना होता है आपका, डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। ये कुछ चीज़ इस प्रकार से होता है आपका। अब ये तो भैया आपका जीरो हो गया है, और ये कितना होता है आपका, पी डी वी होता है। तो पी डी वी आ गया डायरेक्ट, डी क्यू कितना मिल गया आपको, पी डी वी मिल गया। तो देखिए नेक्स्ट हमको एंट्रोपी चाहिए फास्ट प्रोसेस के लिए, सॉरी फ्री एक्सपांसन के लिए। तो एंट्रोपी इक्वल टू कितना होता है आपका, डी एस इज इक्वल टू दैट इज डी क्यू अपॉन टी होता है। कितना होता है, डी क्यू अपॉन टी होता है। तो डी क्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर पी डी वी अपॉन कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। और आपको अगर एस चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और पी वी इज टू कितना होता है आपका, एन आर टी होता है। तो यहाँ पे पी अपॉन टी है, तो पी अपॉन टी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर से, एन आर अपॉन कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप रख दें तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर एन आर को मैंने कॉमन कर दिया, और ये कितना हो गया, डी वी अपॉन वी हो गया। सपोज ये वी वन से कहाँ तक है आपका, वी टू तक है। तो फाइनली इसका आंसर जो है एस इज टू कितना हो जाएगा, दैट इज एन आर एल एन वी वन सॉरी वी टू अपॉन वी वन। ये क्लियर है क्या। ये कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है क्या। एंट्रोपी आप लोग को समझ में आया, ठीक है। एंट्रोपी में 11 जो है हमने कर चुके हैं, है ना। 11 जो कैलकुलेशन जो है 11 केसेस, डिफरेंट केसेस हमने देखे, जिसमें एंट्रोपी का कैलकुलेशन हमको कैसे करना है ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्लियर है क्या यहाँ तक। चलिए एंट्रोपी हमारा लगभग कंप्लीट हुआ, और अगली क्लास में हम देखेंगे हीट इंजन के बारे में, और एडियाबैटिक प्रोसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको भी हम करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।